नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रयागराज के जाने माने नेता और लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जुबैर अहमद जी हैं। लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष लेवल के पदाधिकारी हैं। आज हम लोकतांत्रिक जनता दल, जिसको शरद यादव जी के नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है, उस पार्टी की क्या स्थिति है, उस पार्टी का क्या संगठन है, उसकी क्या तैयारी है आगामी विधानसभा चुनाव के, उसके बारे में जानेंगे। जुबैर साहब, आपका मेरे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल ये है जी, तमाम स्थापित दलों को छोड़कर, जिसमें समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है और कांग्रेस है, भाजपा है, इन सारे स्थापित दलों को छोड़कर जुबैर अहमद जनता दल लोकतांत्रिक को क्यों चुना? देखिए ऐसा है कि छात्र जीवन से ही मैं 89 से ही जनता दल में जुड़ा था और जनता दल में जुड़ा रहा, क्योंकि जनता दल की नीति हमें पसंद है और हमारे लोगों को पसंद है, उनका सिद्धांत पसंद है। हमारे नेता एक ऐसे देश में शरद यादव हैं जिनके ऊपर आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, किसी भी तरीके से उनका दामन साफ है, कोई दाग धब्बा नहीं लगा। इसलिए हमें शरद यादव जी की नीति पसंद है। शरद यादव जी की वजह से ही मैं जनता दल में। मेरा ये कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक जनता दल जो है वो धरातल पर नहीं है। नहीं, धरातल पे है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने गद्दारी किया दल के साथ और दल को तोड़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने पूरे देश में जो जनता दल का संगठन था उसको बिगाड़ने का काम किया, दल को कमजोर करने का काम किया। बताऊँ, अगर बिहार की बात करूँ, हम तो यूपी के आप प्रदेश अध्यक्ष हो जी, बिहार में शरद यादव जी एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, पूरे देश में माने जाते हाँ, हैं। पूरे देश में माने जाते हैं। लेकिन उन्होंने राजनीति में पैदा तो मध्य प्रदेश में हुए, राजनीति उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी किया जी, और लेकिन बिहार में ज़्यादा राजनीति उन्होंने बिहार में की जी। बिहार में वो अपनी पार्टी को खड़ी नहीं कर सके हैं। नहीं खड़ी, ऐसे में बिहार में खड़ी है और बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस परिस्थितियों में जो अमित शाह ने चुनावी बिगुल फूंक दिया बिहार में, वो दुर्भाग्य है। इस समय जनता भूखमरी से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, उनको उनकी चिंता करनी चाहिए। प्रवासी मजदूर जो नाम उन्होंने दिया, उनकी चिंता करनी चाहिए। लोग घर में भूख से मर रहे हैं, जितना कोरोना से नहीं मर रहे हैं उससे ज़्यादा भूख से तड़प कर मर जा रहे हैं। लोगों को इलाज करवाना चाहिए, अस्पताल की व्यवस्था करनी चाहिए। चुनाव की तक प्रक्रिया जो होनी है ना, नहीं होनी है, लेकिन ये भी एक है, उसके सामने तो ये जटिल समस्या है ना। गरीब मर रहा है, वो खाना नहीं पा रहा है, किसान मर रहा है, 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, 5 रुपये किलो परवल बिक रहा है, उसकी सब्जी खेत में सड़ी जा रही है। जो उधर के किसान हैं उनकी मौसम्बी और संतरा सेब नहीं आ पा रहा है, वो ज़मीन में गड़वा दे रहे हैं। पूरे देश के किसान परेशान हैं, तो इस समय चुनाव के साथ साथ उनको भी तो देखना चाहिए। नेताजी, आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, तो खास करके आप प्रयागराज के भी हैं। जी, प्रयागराज में 12 विधानसभा है, कम नहीं होती है, जी, 31 विधानसभा सीट है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2022 जी, जो विधानसभा का चुनाव होगा, जी, उसमें शरद यादव जी की पार्टी या आपकी पार्टी जो लोकतांत्रिक जनता दल है, जी, वो कितने सीटों पर लड़ेगी और किसी पार्टी से गठबंधन करेगी या अकेले लड़ेगी? देखिए, शरद यादव जी का जो मकसद है वो विपक्ष का जो वोट है 69% है और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो 31% है। तो शरद यादव जी का जो मकसद है वो 69% वोट को यूनाइट करना। नहीं, 69% वोट एक मंच पे नहीं है। वो कोशिश वही जारी कर रहे हैं शरद यादव जी कि हम इनको यूनाइट करें। वो इस काम में लगे हैं और देश में घूम घूम कर सांझी विरासत के नाम पे उन्होंने लगभग 7-8 रैलियां किया, जिसमें 18-22 तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव दौरान सपा बसपा एक मंच पर थे जी, वही कांग्रेस अलग मंच पे थी, कांग्रेस उस मंच पे नहीं आ पाई, तब भी उनको सफलता नहीं मिल पाई। हाँ। क्या शरद यादव जी का यह प्रयास काम कर जाएगा कि कांग्रेस को, सपा को, बहुजन समाज पार्टी को और क्या कहते हैं भारतीय सुहेलदेव राजभर की पार्टी को, राजा भैया की पार्टी को
भीम आर्मी की पार्टी को सबको एक मंच पर ला सके? जब तक नहीं ला सकेंगे तब तक 69% या 79% कैसे कम होगा? हाँ, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं। वो बिहार से ही ये प्रयास शुरू कर रहे हैं। जो अभी बिहार में चुनाव होगा उसमें शरद जी की यही मंशा है कि सारे विपक्ष एक मंच पे आ जाए। नीतीश भी नहीं, जो भी लोग हैं विपक्ष के, भाई वो तो एनडीए में चले गए हैं, वो एनडीए छोड़ के आए, उनका स्वागत है। नेताजी एक चीज हमें और बताइए, आप लोग जो है सारे राजनीतिक बदलाव की बात करते हैं जी, वही मैं कह रहा था, राजनीतिक बदलाव, और आपका ये कहना है कि सभी को एक मंच पे ले आवे ताकि जो है मतलब वो बीजेपी के वोट से ज्यादा हो सके। जी जी। आखिर समाजवादी विचारधारा होने के बावजूद एक क्यों नहीं? जितना भी चुनाव जनता दल में हुआ जी, या समाजवादी नेतृत्व में हुआ, उतना किसी में आज तक राजनीति में नहीं हुआ। हाँ, ये आपका क्वेश्चन सही है और हम लोग भी इसको मानते हैं। असल में समाजवाद के नाम पर लोग परिवारवाद को, जातिवाद को बढ़ावा देना शुरू किए, इससे समाजवाद को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन शरद जी भी ये मान रहे हैं, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि सारे समाजवादी एक मंच पे आ जाएं ताकि जो ये विपक्षी पार्टियां हैं वो मजबूत हों और उनको हम मजबूत करके एक मंच पे ला के 2022 का या बिहार का या बंगाल का आगामी 2024 का वो सब एक मंच पे आके लड़ें, तो हमारा मकसद जो है वो कामयाब होंगे हम अपने मकसद को। आपको नहीं लगता है कि देश की जो राजनीति वो दो दलीय होती आ रही है? तीसरा फ्रंट गायब है या तो कमजोर है या वो किसी किसी के साथ है, तो इन सब दलों को क्या देंगे? देखिए, देश इस समय बहुत नाजुक परिस्थितियों से गुजर रहा है। सबसे पहले तो देश के जो संविधान बनाया बाबा साहब ने, उस संविधान पे खतरा है। अच्छा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप देख रहे हैं कि मजदूर दर दर भटक रहा है, पैदल 600-600 किलोमीटर 700-700 किलोमीटर चलकर आ रहा है, न उनको साधन की व्यवस्था दी जा रही है, न खाने की न पानी की, और कोर्ट संज्ञान ले रहा है तो कोर्ट में गलत तरीके से सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता नियुक्त हुए हैं वो ये कह रहे हैं, अभी आपने भी देखा होगा, मैं उसको सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने जवाब दाखिल किया वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल की सरकार उनकी जाने की व्यवस्था कर रही है, खाने और नाश्ते और पानी की व्यवस्था कर रही है, और जिस प्रदेश में वो उतर रहे हैं उस प्रदेश की सरकारें उनको घर तक पहुंचाने की और नाश्ता और खाने की व्यवस्था कर रही है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि साफ साफ झूठ बोला जा रहा है। दूसरा, ये जो माहौल बनाया जा रहा है जातवाद का, हिंदू मुस्लिम का, सीए एनआरसी का, हाँ, और प्राइवेटकरण का, इससे रोजगार खतरे में हो गया देश का। बहरहाल जातिवादी राजनीति तो समाजवादी विचारधारा की है। नहीं, हम तो हमारे नेता तो कभी जातवाद की राजनीति नहीं किए, तो कभी जातवाद की राजनीति नहीं की। अगर जातवाद की राजनीति की होते तो देश के प्रधानमंत्री होते। अच्छा सर, आप एक चीज बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश की राजनीति 2022 जी, आपको क्या लगता है कौन सा दल बाजी मार सकता है? हमें ये लगता है कि विपक्ष समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लोकतांत्रिक जनता दल, इस तरीके के तमाम छोटे छोटे दल जो हैं वो मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम करेंगे, उसमें हम कामयाब से देख लीजिए तो उसके बाद अभी जैसे कि आपने कहा कि छोटे छोटे जो दल हैं जी, उनका एक ग्रुप बनना चाहिए बीजेपी को हराने के लिए, और वो सफल हो सकता है जी। नेतृत्व आपके अनुसार समाजवादी पार्टी करेगी या वो देखेंगे? नहीं, ये बाद में डिसाइड हो जाएगा, मिल बैठकर बात हो जाएगी, शरद जी अपना तय करेंगे। अच्छा ये बताइए सर, लोकतांत्रिक जनता दल के बारे में बताइए, इसका गठबंधन किस पार्टी से है? हम वही तो बता रहे हैं आपको कि माननीय शरद यादव जी जो देश भर में लगे हैं कि विपक्ष एक मंच पे आ जाए, वो उत्तर प्रदेश में भी एक फार्मूला अपनाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी हम इसी को लेकर चलेंगे कि सारी विपक्षी पार्टी एक होकर चुनाव लड़े, उसमें लोकतांत्रिक जनता दल शामिल रहेगी। हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है कि हम 200 सीट लड़ें, 250 सीट लड़ें, हमें जो वो दे देंगे, जो हमारी हैसियत है उस पर हम लड़ेंगे चुनाव। लेकिन हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में न। जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जुबैर अहमद से बातचीत जारी रहेगी।
एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और नेताजी, आप एक चीज बताइए, प्रदेश अध्यक्ष जुबैर जी का किस जो है विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी? देखिए, ये तो पार्टी डिसाइड करेगी। पार्टी अगर आदेश दे दी और कहेगी कि आपको चुनाव लड़ना है, तो उस समय आपको बता नहीं, वो ठीक है। पार्टी कहेगी आपको चुनाव लड़ना है, यू विल बी रेडी। जी। बट वी वांट टू नो व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी, कौन सी विधानसभा होगी? देखिए, हम तो शहर पश्चिमी के निवासी हैं। हम तो अगर मौका मिला तो शहर पश्चिमी ही चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है शहर पश्चिम से नौसी भी किसी लेना पड़ता अब वो तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, इस पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, आप आज शहर पश्चिमी में हैं, इलाहाबाद की शहर पश्चिमी विधानसभा की आज क्या समस्याएं हैं? बड़ी समस्याएं हैं। देखिए, ऐसा है कि आप जिस रोड से आए हैं वो रोड पे ही देख लीजिए। हमारे यहाँ आए, पानी भरा हुआ है, लोग नहीं। यहाँ 35-40% लोग ऐसे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं, उनको सरकारी अनाज भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पाइपलाइन नहीं है, रोड नहीं है, सीवर नहीं। आज तक सीवर का काम यहाँ नहीं हुआ, जबकि नगर निगम में आ गए ये बंगलों। हाँ, ये नगर निगम का आप लोगों ने कुछ विरोध किया था कि जो है नगर निगम में नहीं आना चाहिए? नहीं, हम लोगों ने विरोध नहीं किया। बंगोली गाँव वाले ने किया। तो हमें जानकारी नहीं है, किए होंगे। वो प्रधान वगैरह कुछ किए हाँ, थे। हाँ, हाँ। प्रधान संघ वगैरह कुछ विरोध किए थे कि ये बजट मार्च तक हमारा हाउस है। टैक्स बढ़ जाएगा हाँ, तो ये लोगों के लिए दिक्कत होगी। नहीं, ज्यादातर 80% जनता तो यही चाहती है कि सिटी की सुविधा मिले बमरौली के लोगों को। अच्छा, आप एक चीज बताइए सर, वर्तमान में शहर पश्चिमी के जो विधायक हैं सिद्धार्थ आंसू जी वो प्रदेश में भारी भरकम मंत्री भी हैं। जी। एक मंत्री रहते हुए क्या उन्होंने अपने पद के साथ न्याय किया और शहर पश्चिमी को विकास किया? नहीं, अगर आप विकास, विपक्ष नेता के रूप में कैसा नहीं? अगर वो विकास किए होते और भारी भरकम नेता होते तो उनका क्षेत्र चमकता होता। तो हमें ये बात कहने की आवश्यकता क्यों पड़ती कि हमारे शहर पश्चिमी में रोड नहीं है, सीवर नहीं है, नाली नहीं है। हाँ, लोग भुखमरी से मर रहे हैं, इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। कोई भी हॉस्पिटल, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर बंद करके भाग गए हैं। तो हम कैसे भारी भरकम मानेंगे? यानी आप नहीं मानते कि उनका कद बढ़ा है? नहीं, कद अगर बड़ा होता तो क्षेत्र में विकास होता। अच्छा, एक चीज और बताइए, वर्तमान में जो है नीयत की बात सब करते हैं, हमारी पार्टी की नीयत है, हमारी पार्टी की नीयत है, लेकिन नेताओं की नीयत तो कुछ बची ही नहीं है। सुविधा के अनुसार वो इसमें चले जाते हैं, उसमें चले जाते हैं। ये जो गिरावट राजनीति में है, इसके पीछे क्या कारण है? भाई, उसके पीछे ये कारण आया कि एक तो परिवारवाद की राजनीति शुरू हो गई, भ्रष्टाचारवाद की राजनीति शुरू हो गई, माफियाओं का बोलबाला हो गया, तो उसमें पैसा चल गया। जिसके पास पैसा है वो नेता है। तो चाहे जिस पार्टी में हो, चाहे जिस पार्टी में हो, जाएगा पार्टी से टिकट खरीदेगा और यहाँ वोटर को खरीद लेगा, राजनीति करेगा। ऐसा लगता है राजनीति में। और क्या बदलाव हुआ? बहुत बड़ा बदलाव है। पहले जब हम लोग निकलते थे तो वोटर ये नहीं कहता था कि हमको पैसा चाहिए। अब निकल रहे हैं तो उसको दारू भी चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, पैसा भी चाहिए। यानी कि धन का प्रवाह ज्यादा, धन का प्रवाह ज्यादा हो गया राजनीति में। और जो उद्योगपति और माफिया है, ये राजनीति है। मतलब राजनीति का अपराधीकरण पूरी तरीके से। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? शरद यादव जी की नेतृत्व में कुछ कर सकते हैं? अब वो तो कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात न मीडिया दिखा रही है और न जनता तक, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। मीडिया पर आरोप बहुत लगता है जी। क्या इसमें हकीकत है कि बस ऐसे ही अपनी संस्कृति के लिए लोग मीडिया को छोड़ते हैं? नहीं, आरोप तो सही लग रहा है। अब आप देखिए कि प्रवासी मजदूरों का जो शोषण हो रहा था, जिस तरीके से वो जिल्लत झेल रहे थे, पैदल चल रहे थे। हमारे ख्याल से 1-2 चैनल दिखा रहा था, बाकी चैनल तो खामोश बैठा था और सरकार की वाहवाही दिखा रहा है। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, नेता होने की वजह से, प्रदेश स्तर के नेता होने की वजह से, यहाँ तक कि कहा जाता है प्रदेश अध्यक्ष इस पार्टी को तो सीएम पद का भी दावेदार होता है। जी, आप सीएम पद के दावेदार में अपनी पार्टी में हो सकते हैं। आप हमको ये बताइए कि क्या प्रदेश सरकार कोरोना संकट से निपटने में कामयाब हुई? नहीं, कोई कामयाब नहीं भाई। ऐसा है कि 80% लोगों का तो चेक नहीं हो रहा, उनकी जांच नहीं हो पा रही है, जिनके पास लैब नहीं है, बेड नहीं है और कोई सुरक्षा कवच नहीं है। सारे डॉक्टर
जो प्राइवेट नर्सिंग होम वाले थे वो प्राइवेट नर्सिंग होम बंद करके भाग गए हैं, और जो गांव देहात के मरीज, किसान, मजदूर बीमार हो जा रहा है, वो बीमारी से मर जा रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार की जो तमाम स्टेप कोरोना को लेकर रहे, उससे जुबैर अहमद की कुछ भाई अब आप बताइए कि उन्होंने तो कहा था, हाँ, लॉकडाउन कर दिया, और मजदूर जहाँ है, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा वही कि जहाँ है वही रहे। और फिर उसके बाद एक बयान आता है कि कोई भी मकान मालिक अगर किराया मांगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मकान मालिक तो घर से निकाल दिया उन लोगों को अपने वाली डर की वजह से कि किराया नहीं देंगे ये। अब वो तो रोड पर आ गए बेचारे, उनको रहने की व्यवस्था तो छोड़ दीजिए, वो बेचारे नदी पार करके आ रहे हैं, छुप छुपा के आ रहे हैं, जैसे हमारे देश से घुसपैठी दूसरे देश में चले जा रहे हैं छुप छुपा कर, उसी तरीके से मजदूर परेशान होते आ रहे हैं। कोई नदी पार करके आ रहा है, कोई नाले से घुस के आ जा रहा है। मतलब उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था करें तो रोड भी दिखना चाहिए ना, वो तो केवल मंच से बोलते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सरकार बनते ही योगी जी की सरकार ने 33 लाख राशन कार्ड निरस्त कर दिया गरीबों को। भाई क्यों निरस्त किया गया? जांच चल रही है। फिर उन्होंने ये कहा कि खाद्यान्न जिसका राशन कार्ड बना है उसको भी देंगे, जिसका नहीं बना उसको भी नहीं देंगे। लेकिन जिसका बना था वो लाइन में लगा, वो भी नहीं पा रहा है, और जिसका नहीं बना वो तो पा ही नहीं रहा है। 20 लाख करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट ने जारी किया है, वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है क्या? हमें तो कहाँ दिख रहा है? भाई हमें तो नहीं दिख रहा है। आप बताइए कहाँ 20 लाख करोड़ रुपया जारी कर दिया? ऐसा तो नहीं कि विपक्ष में होने की वजह से नहीं दिख रहा। नहीं, अगर दिखता तो आपको भी दिखता, हमको भी दिखता। जो दिखता उसको कहने में परहेज क्या है? तो हमका कहा जाता 20 लाख करोड़ के उद्योगपतियों के लिए उन्होंने जारी किया। और तेजस ट्रेन जो उन्होंने प्राइवेटकरण किया, एक ट्रेन चलाया, अगर ये कोरोना ना फैला होता तो 200 ट्रेन प्राइवेट कर देते, निजीकरण हो जाता और सारा देश। अच्छा नेताजी, आप तो प्रदेश स्तर के नेता हैं, आप बताइए बेरोजगारी से निपटने के लिए, आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सरकारों को क्या कदम उठाने चाहिए? भाई अब बेरोजगारी से क्या, बेरोजगार तो ऐसे ही बेरोजगार सरकार ने कर दिया, रेलवे का प्राइवेटकरण कर दिया, एयरपोर्ट का कर दिया, CPWD का कर दिया, जल निगम का कर दिया, तो अब तो और बेरोजगारी फैल गई। जितने भी स्कूल में हैं अध्यापक हो या 4th क्लास D ग्रुप की हो, रेलवे में जो D ग्रुप की वार्ड निकला करती थी वो बैन लगा दी गई। कोई वार्ड नहीं निकल रहा है, उसका टेंडर निकाला जा रहा है, ठेकेदारों से काम कराया जा रहा है। अच्छा चलिए, मैं क्लोजिंग करूँगा, उसके पहले 2 सवाल। पहला है कि शरद यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत कम सक्रिय रहते हैं, आखिर उत्तर प्रदेश में उनको सक्रिय करवाएंगे? देखिए, वो प्रदेश की राजनीति कभी नहीं की, वो देश के नेता हैं और देश की राजनीति, क्योंकि वो बिहार से इसलिए सक्रिय हुए थे, एक मंच पे विपक्ष को लाना चाहते थे कि बिहार से ही पूरे देश में वो माहौल बनाना चाहते थे कि ये मैसेज पूरे देश में जाए कि हम बिहार में विपक्ष को एक करके वहाँ चुनाव लड़े तो वहाँ कामयाबी मिली, लेकिन वहाँ नहीं हो पाया। नीतीश कुमार ने गद्दारी किया। अभी तो हो रहा है वहाँ चुनाव, क्या फिर प्रयास में शरद जी लगे हुए हैं कि पूरा विपक्ष एक हो जाए और विपक्ष को एक करके एनडीए के खिलाफ हम चुनाव लड़ें और एनडीए को वहाँ धराशाही करने का काम करें। चलिए, हम आपको विधानसभा पर आते हैं। अंतिम सवाल मेरा, शहर पश्चिमी की जनता को जुबैर अहमद जी क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम लोग जमीनी आदमी हैं, हम लोग शरद यादव जी के चेला हैं और हम लोग ये सब बहुत उस पर भरोसा नहीं करते। अगर से हमें शहर पश्चिमी के जनता ने मौका दिया, हमारे पार्टी ने मौका दिया, और अगर मैं भविष्य में इस लायक बना तो मैं जो क्षेत्र में अधूरा विकास है जो आप देख रहे हैं उसको पूरा करने का काम करूँगा और जनता के विश्वास को खरा करने का काम। जुबैर साहब, आप हमारे टॉक में भाग लिए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जुबैर अहमद जी हमारे साथ में थे। आपने बताया लोकतांत्रिक जनता दल का उद्देश्य है समाजवादी छोटे छोटे दल जो हैं वो एक मंच पर आए जिससे वो बीजेपी को हरा सकें। प्रदेश में इनकी पार्टी किससे गठबंधन करेगी उसका फैसला इनका हाईकमान लेगा और जुबैर अहमद जी शहर पश्चिमी से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं यदि इनकी पार्टी ने टिकट दिया तो। आगे हम आपको और भी प्रयागराज के नेताओं से मिलवाते रहे।